आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आज हम शुरू कर रहे हैं जनमंथन कार्यक्रम में हेल्थ पर, जो पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में इस समय स्थिति है। नोएडा हो, ग्रेट नोएडा हो, यमुना हो, आज उसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कोरोना काल में ये सब कुछ दिखाई दिया और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी का संबंध 1981 से नोएडा से है। वो नोएडा में जब गाजियाबाद जिला था तब वो नोएडा से कनेक्ट थे और जो हेल्थ का शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे वो जुड़े हुए थे। उसके बाद वो 92 से 96 तक नोएडा प्राधिकरण में हेल्थ अफसर रहे और उसके साथ साथ वो 2012 और 13 में यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में जो सेक्टर 30 सरकारी अस्पताल है उसके CMS रहे हैं। वो नोएडा प्राधिकरण में 2 बार रहे, दूसरी बार वो 98 से 2003 तक रहे। इस तरीके से उनको नोएडा के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी है और उन्होंने नोएडा को किस तरीके से संवारा वो अपना उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अभी हम उनसे चर्चा करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं। मैं उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप नोएडा में रहे शुरुआत से। अभी हम तात्कालिक एक चर्चा करेंगे कि इस समय कोरोना काल चला और आपने देखा कि सब, चाहे वो निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं या सरकारी हैं, सबने अपने तरीके से काम किया। आपकी नजर में यह अभियान कितना कारगर रहा और इसमें थोड़ा सा क्या प्रयास और किया जाए कि और बेहतर रहे? देखिए विनोद जी, कोरोना काल का जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा एक एडवांटेज जनमानस को मिला या चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों जिनमें सरकार मुख्यतः है शामिल है, उनको इस बार कोरोना काल से एक सीख मिली है। सबसे बड़ी बात है जी। अब तक चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सामान्यतः चिकित्सा और स्वास्थ्य 2 अलग अलग विषय हैं। सामान्यतः जनमानस का फोकस और सरकारों का भी अधिकतम फोकस केवल चिकित्सा कैसी हो उस पर रहता है। स्वास्थ्य लोगों का कैसा हो इस पर सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य ठीक हो, प्रिवेंटिव साइड जो है उसका, उसको हम लोग बेहतर करें तो संभवतः चिकित्सा के लिए इतने बड़े बिल और इतने बड़े उपचार की, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी। ये पहली बार है कि स्वास्थ्य भी कैसा हो इस पर चिंता अब सरकार भी कर रही है और जनमानस को भी लग रहा है कि नहीं, हाइजीन अच्छी हो तो हमें शायद अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब लोगों ने प्रिवेंटिव साइड की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। फायदा तो ये हुआ। जी जी जी। दूसरा ये भी हुआ कि इसका कई बार मैं फायदा नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ भी उठाने की कोशिश की है। सामान्यतः समाज में आप देखते हैं जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ खराब किस्म के लोग भी होते हैं। तो इस बीमारी का जो एक पहलू ये था कि चूंकि बीमारी पहली बार आई तो हम लोगों ने भी पढ़ाई है, इवन आज भी जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने कोरोना के वायरस कैसा हो इस पर तो चिंता सबको रहती है। वायरस कैसा हो उसकी जानकारी होती है, लेकिन कोरोना का वायरस कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानकारी किसी के पास नहीं थी और अपने देश में नहीं विदेशों में भी नहीं थी। जी जी। यही कारण था कि आज तक भी उसका मूल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, इस पर आज भी प्रतिदिन नई बहस होती है और लोगों के लिए कई बार उपहास का विषय हो जाता है कि देखिए आज भी डॉक्टरों को ही नहीं पता कि ये वायरस कैसा है। तो इसलिए कोई इसको कहता है कि ये दवा खा लीजिए, कोई कहता है वो दवा खा लीजिए। अगले दिन खंडन आता है कि नहीं उस दवा को तो WHO ने मना कर दिया, अब आप ये दवा खा लीजिए। फिर कोई काढ़ा वाले प्रमोट करने वाले आ जाते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए आ जाते हैं, तो तरह तरह की। लेकिन ये प्रतिदिन एक रिसर्च का हिस्सा जो आज भी चल रही है, ये खत्म होगी संभवतः जब वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन जब लगने लगेगी तब उसके बाद ये बीमारी ने किस तरह से रिएक्ट किया और ये बीमारी आगे कैसे चली ये इस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए अभी भी कोरोना खास तौर पे, अगर आप कोरोना की बात करें तो कोरोना अभी भी स्टडी रिसर्च का विषय है, इस पर चिंता हो रही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको हैंडल किया, मेरा मानना ये है कि सरकार को मैं तारीफ करूंगा। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों को इसको आप बेरोजगारी से जोड़ने लगी है और या और चीजों से जोड़ी है, या हमको बाहर जाने से, मॉल में जाने से रोक दिया गया, हमारी स्वच्छता, हमारी पर्सनल लिबर्टी पर एक अटैक बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। साहब आप कौन होते हैं, सरकार कौन होती है तय करने वाले कि हम दिन में जाएं कि रात में जाएं, कि मास्क लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन सरकार ने इसको बहुत खूबसूरती से टैकल किया। नहीं तो जो अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उपलब्ध, जो अपने देश की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज हो सकती थी। लेकिन जनमानस ने भी बहुत सपोर्ट किया
अधिकांश लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोग तो स्वाभाविक है, उनको स्वभाव से ही वो ये होते हैं कि नहीं, हमको किसी की बात नहीं माननी। तो ऐसे लोगों का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार ने जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं उनमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी। देखिए इतने शिक्षित देश अमेरिका, इंग्लैंड, प्रतिदिन आज भी कल भी अमेरिका में 31 लोग एक दिन में मर गए हैं, आज भी मर रहे हैं इतने दिनों के बाद भी। तो उस दृष्टि से तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अपडेट नहीं था, जिसकी लोग चिंता करते हैं। एक और लोगों मैंने देखा कि ज्यादा फोकस जो है वो फोकस इस पर रहा कि वेंटिलेटर उपलब्ध कराइए, बेड्स उपलब्ध कराइए। तो चूंकि बीमारी की जानकारी थी नहीं किसी को, तो इसलिए ज्यादा फोकस वहां हो गया वेंटिलेटर, जबकि वेंटिलेटर तक जाने वाली स्थितियां बहुत 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 न्यूनतम रोगी जाएगा। रोगी की जो आवश्यकता है वो शुरू के 10 दिन उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसको कैसे संभाला जाए, इस पर अगर फोकस और थोड़ा ज्यादा होता, इस पर लोगों पर थोड़ा और चर्चा होती, तो शायद उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कहीं कहीं पर, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसी क्षेत्र का हूँ, उसमें बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु भी हो सकते हैं, आप उनको दोष दे सकते हैं, या बड़े बड़े नर्सिंग होम्स हो सकते हैं जिन्होंने का कुछ, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन वो फायदा भी वो भी इस दृष्टि से भी दोषी नहीं है, क्योंकि जनता भी उतनी इग्नोरेंट थी, उसको पता ही नहीं था। तो जैसे ही परिवार में किसी को बुखार हुआ तो परेशान होते ही जैसे ही उसने संपर्क किया, तुरंत आप हॉस्पिटल आ जाइए, भर्ती हो जाइए, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, आपको प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता है, और उस चक्कर में उसका बिल भी बहुत बढ़ा। जबकि मैं मानता हूं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कि ये बीमारी बहुत हद तक, आप अगर सिर्फ आइसोलेट होकर के घर में रह जाएं तो आप स्वस्थ होकर ही बाहर निकलें। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप दो पक्षों से जुड़े हुए हैं, आप जनता से जुड़े हुए हैं और साथ में चिकित्सक से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे समय में आपकी एडवाइस डॉक्टर के लिए भी अच्छी है और जनता के लिए भी। तो इस काल में जनता को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं और डॉक्टर को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? दोनों बातें आपके सवाल से सुनना चाहेंगे। देखिए, जनता को तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप कोरोना विशेष की बात करें, कोरोना विशेष में सामान्यतः ये और बीमारियों की तरह और फ्लू की तरह ये भी एक वायरल फ्लू ही है। तो आपको केवल ये करना है कि जब भी आपको बुखार आए, आप अपने घर पर रहिए। बहुत अधिक सक्रिय होना चाहते हैं तो अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करा लीजिए, लेकिन टेस्ट कराने के बाद घबराइए नहीं। मैंने कहा ना, कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसमें चिंता करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सतर्क रहिए, लेकिन डरिए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल क्योंकि इस डर का लाभ फिर आपका परिवार भी नुकसान में रहेगा और उसका लाभ दूसरे लोग भी उठाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जिनको इस तरह का फ्लू होता है और अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं और इस केवल बुखार ही उनका सिम्टम है, जी, जो कि मेरा मानना है कि 99% से अधिक लोगों को केवल बुखार होता है, आता है और चला जाता है। केवल उनको घर पर बैठ करके उस बुखार की ही मॉनिटरिंग करनी है। होता क्या है कि इसमें बुखार सामान्यतः जो नॉर्मल फ्लू होते हैं उसमें 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें बुखार चूंकि 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन तक चलता है, तो जैसे ही 5 दिन 6 दिन क्रॉस हुआ तो परिवार मानसिक तनाव में आ जाता है। बुखार नहीं ठीक हो रहा, दवा खा रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, अब क्या करें? तो ऐसी जैसे परिवार पैनिक में आ जाता है और साथ साथ उस पैनिक में ही वो घबरा करके कोई ना कोई सलाह देने वाला कि एक बार दूसरे डॉक्टर साहब से भी तो बात करो, जरा उनसे भी तो पूछो क्या होना चाहिए, तो फलाने मैक्स में चलो या उनके फोर्टिस में चलते हैं हम फलाने। माफ करिएगा, किसी हॉस्पिटल को दोष नहीं दे रहा मैं, एक प्राइवेट सेक्टर की किसी भी हॉस्पिटल की बात। तो केवल आपको ये चिंता करनी है कि आप घर पर रहिए, किसी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं जब तक कि आपका कोई नया सिम्टम ना बिगड़े। मतलब अगर आपको लगता है कि अब आपकी सांस फूलने लगी है, मैंने तो देखा है कि इस काल में बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीमीटर खरीद डाले, वो भयंकर उनकी बिक्री हुई है। बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो 2 ऑक्सीमीटर बहुत हैं। केवल ऑक्सीमीटर की आवश्यकता उसके लिए है जिसका कोई सिम्टम बिगड़ने वाला हो। अगर उसकी सांस फूलने लगी तो उसको चिंता करनी कि मुझे, अगर आपकी सांस बिगड़नी नहीं, खराब नहीं हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही, तो क्यों अनावश्यक आप उंगली डाल करके सिस्टम में 24 घंटे में हर 2-2 घंटे पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें? कोई आवश्यकता नहीं है। तो केवल अपने बुखार को मॉनिटर करिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ये बुखार अपने आप उतर जाएगा। और उसके बाद फिर अगर चाहें तो कोरोना टेस्ट करा लीजिए, ना चाहें तो मत कराइए। बहुत सारे लोग ये भी अब भ्रम होता है कि पहले देखें हम नेगेटिव हुए भी कि नहीं हुए। मैं कहता हूं कि अगर नेगेटिव हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉजिटिव की रिपोर्ट भी आ जाती तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपके इलाज में कोई फर्क नहीं होने वाला। ठीक बात। ये पॉजिटिविटी हो सकता है आपको महीना भर तक चले,
40 दिन तक चले, तो उससे भी कोई घबराने की बात नहीं है। अनावश्यक आप उस चक्कर में ओवर मेडिकेशन लेंगे, दवाइयां खाम की खाएंगे, तो उसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। केवल एक चिकित्सक के नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल पर या जिन पर आप भरोसा करते हैं उनके संपर्क में रहें और अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहें। इससे ही आप ठीक हो जाएंगे, आपको चिंता करनी। चिकित्सकों के लिए मेरी ये सलाह है जो मैं अपने पेशेंट, अपने जनमानस को दे रहा हूँ, कि वो भी लोगों को इस तरह से ही समझाएं, बजाय इसके कि अगर वो जरा भी पैनिक में आता है, घबराहट में आता है, परिवार प्रेशर में आता है, तो उसको अनावश्यक ला करके एडमिशन देना, एडमिशन के बाद फिर ऑक्सीजन का मास्क लगा देना, और या फिर इसकी सामान्यता आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ना, आज भी हम लोग पढ़ते रहते हैं कोई प्लाज्मा थेरेपी के लिए दौड़ रहा है, WHO भारत सरकार मना कर चुकी है कि किसी प्लाज्मा थेरेपी से कोई लाभ नहीं होने वाला, फिर भी कहीं ना कहीं सलाह भी दी जा रही है और लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक बात। भागे फिरते हैं। एक प्लाज्मा देने वाला है लेकिन उसकी डिमांड करने वाले 100 लोग हैं। आप सोचिए, उसकी वो एक व्यक्ति जिसको प्लाज्मा देगा उसको भी कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन अनावश्यक 100 लोग, उसके रिश्तेदार सब चारों तरफ भागे फिर रहे हैं। तो सबको इस प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। कौन जानता कि इससे लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मान लो मैं कि मिलता भी है लाभ, तो उसको जरूरत है जिसके सिम्टम्स खराब हो गए हो, जिसको सांस की तकलीफ बढ़ गई हो, जिसको गंभीर हो, थक के ब्लड क्लॉट बढ़ने लगा हो, तो केवल ऐसे लोगों की जरूरत है। अनावश्यक पैनिक करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अच्छा, अब बात हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप नोएडा में पिछले 40 साल से किसी न किसी तरीके से, पहले सरकारी संवर्ग के जो पहले चिकित्सक के रूप में, उसके बाद आप हेल्थ अफसर के रूप में, फिर आप CMS भी रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय नोएडा का, अभी ग्रेटर नोएडा भी है और यमुना भी आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जो आज की जो स्थिति है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, और उसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें और क्या चीजें होनी चाहिए आने वाले समय के लिए? देखिए, सामान्यतः नोएडा को माना गया है कि ये अमीरों का शहर है जी। तो चूंकि अमीरों का शहर मान लिया गया, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है जी। देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की हर चेन का हर एक हॉस्पिटल, एक नहीं, दो नहीं, 3 चार यूनिट सबकी खुल चुकी जी, और अलग अलग जगह पे एक्सपेंड हो रहे हैं। ईश्वर की तरह से फल फूल भी रहे हैं। तो ठीक है, जो पैसा दे रहा है उसको वहां तक इलाज मिल रहा है जी। सरकारी सेटअप में जो व्यवस्था है जी, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कुछ जो थोड़े और बड़े हो गए हैं, दादरी या जो तहसील स्तर पर है, वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए ना। चिकित्सकों की संख्या लगभग जितनी स्वीकृत पद हैं सरकार की तरफ से, वो लगभग पूरे हैं। होता क्या है कि सामान्य जन जिसके पास पैसा नहीं है, यदि उसको न्यूरो सर्जरी की आवश्यकता है, तो उसके लिए सरकारी चिकित्सालयों में कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, या बहुत सुपर स्पेशलिटी की जरूरत है। मान लीजिए एंजियोग्राफी करानी, तो उसको प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि नोएडा के लिए ऐसा है, पूरे प्रदेश के हर जिला स्तर पर यही है। नोएडा कोई अलग से, हम आप चूंकि नोएडा के वासी हैं इसलिए हमको लगता है हमको कुछ अतिरिक्त मिलना चाहिए, या अतिरिक्त भी ना कहें तो हमको वो सब मिलना चाहिए जो किसी भी एक आम आदमी का हक है। लेकिन सरकार जब देती है तो सरकार देती है, तो उसके लिए तो सारे पैमाने बराबर ना, उसके लिए हर जिला उतना इम्पोर्टेंट है। तो सरकार जो स्वीकृत करती है पद, तो वो उस तरह के पद हैं। हाँ। और सरकार चाह के भी, अगर चाहे भी कि न्यूरो सर्जन बुला लें, कार्डियोलॉजिस्ट बुला लें, तो उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। चूंकि सरकार का पैसा देने का भी पैमाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि वहां तय करने वाले जो अलग अलग पैमानों पर तय करते हैं, उनका पैमाना एक ही है कि जब डॉक्टर नौकरी में आएगा तो वो चाहे MBBS होगा उसको भी उतनी तनख्वाह मिलेगी, चाहे MD होगा तो भी, चाहे वो DM कार्डियोलॉजी और DM न्यूरोलॉजी हो तो उसको भी पैसे हम उतने ही देंगे। तो स्वाभाविक है, जिस आदमी ने अपनी शिक्षा में और 8 साल 10 साल एक्स्ट्रा लगाए हैं, वो उतने कम पैसों में नहीं आना चाहिए। तो अगर हमारी अपेक्षा है कि वो सब भी होने चाहिए सरकारी स्तर पर, तो ये तो मुझे लगता नहीं, आज नहीं अगले 10-15 साल भी संभव नहीं दिखता मुझे। लेकिन कम से कम अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये बात तो सही है कि अवेलेबिलिटी एक आम आदमी के घर से जिला अस्पताल तक बहुत दूर हो सकती है। कि दादरी से यदि व्यक्ति को किसी जिला अस्पताल में आना हो, हालांकि दादरी के व्यक्ति के लिए आम बीमारियों के उपचार के लिए उसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक फिजिशियन भी जरूर है, एक सर्जन भी जरूर है, गायनेकोलॉजिस्ट भी जरूर है। वो अपने समक्ष से कितनी सुविधा दे रहे हैं, जनता कितना लाभ उसका ले पा रही है, एक अलग विषय हो सकता है, इस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उपलब्ध है वो। लेकिन यदि उसको जिला अस्पताल तक आना है दादरी से चल करके, तो उसके लिए वो जब वो आएगा यहाँ पर, तो वो देखता है कि आप कभी वहां के काउंटर पर मॉर्निंग में 8 बजे विजिट करिए, 7 बजे से लोग लाइन लगाने लगते हैं। औसतन 2500 से 3000 मरीज
उस अस्पताल में 2 बजे तक देखा जाता है। स्वाभाविक है, लाइनें लंबी होती है, पर्चा है। अब जिसने प्राइवेट सेक्टर में 500 रुपए या 1200 रुपए दे करके प्राइवेट फिजिशियन को और 15 मिनट में एंट्री ले ली है, यदि वो जिला अस्पताल में इस तरह की सुविधा लेना चाहे तो उसको नहीं मिलेगी। तो वो निराश हो जाता है। मतलब उसके पास पैसा है। अब ये तुलना हो सकती है कि पैसा है तो क्या उसको चिकित्सा सुविधा खरीद लेनी चाहिए, या यदि ये पैसा नहीं है तो उस गरीब का क्या होगा? उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन उस गरीब के लिए भी उतनी व्यवस्था है, ये जरूरी कि उसको समय लगता है। जहां तक सुपर स्पेशलिटी की बात है, जो मैंने आपसे कहा, उस दृष्टि से नोएडा उतना ही कम है जितना प्रदेश का कोई अन्य जिला। नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे सेक्टर 39 में बड़ा हॉस्पिटल बन गया, सेक्टर 30 में भी चाइल्ड का अलग बन गया है, ग्रेट नोएडा में भी जिम्स बन गए हैं। तो उस दृष्टि से तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या जैसे दादरी जैसी जगह है या ग्रेट नोएडा वेस्ट जैसी जगह है, तो जितने शहरों का विस्तार हो रहा है उस हिसाब से सब सेंटर, हेल्थ के सब सेंटर उस हिसाब से डेवलप होने चाहिए। नहीं, सब सेंटर आज भी उपलब्ध है। नहीं, वो एक ग्रामीण के क्षेत्र के। हाँ, देखिए, जो सरकार की नजर में जिसको आप सब सेंटर कहते हैं, उस सब सेंटर पर डॉक्टर कभी नहीं होता। सरकार की नजर में सब सेंटर यानी उपकेंद्र में केवल एक ANM तैनात होती है बस, जिसकी ड्यूटी होती है कि उस क्षेत्र के लोगों का टीकाकरण करे। ठीक है ना? और टीकाकरण करे और सामान्यतः आंगनवाड़ियों के साथ संपर्क में आकर के न्यूट्रिशन का भी देखे, उनका परिवार कल्याण से संबंधित जो कार्यक्रम है उसकी लोगों को जानकारी दे। लेकिन चिकित्सा सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार की नजर में भी उस उपकेंद्र सब सेंटर की नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसकी बात आपने कही, मुझे नहीं लगता कि वहां भी कोई भी ऐसा अस्पताल आया है। सरकार का एक भी अस्पताल नहीं है। उपकेंद्र जरूर होंगे, लेकिन वो उपकेंद्र, मेरा आस है ऐसे 100 बेड का 150 बेड का हॉस्पिटल से है, ना कि उसका वो ग्रामीण क्षेत्र वाला वो कम है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आबादी का घनत्व तो बहुत बढ़ रहा है यहाँ पर। आबादी के घनत्व की दृष्टि से देखें तो आप उसकी तुलना मिर्जापुर या बांदा से नहीं कर सकते। जी। आबादी बहुत है, तो इस दृष्टि से यहाँ और अधिक अस्पतालों की आवश्यकता तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो मैंने बताया ना, वो अस्पताल सामान्यतः सरकार जब वहाँ तय करती है, जब सरकार के नीति निर्धारक तय करते हैं तो वो जिले के हिसाब से करते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में जिला अस्पताल है? हाँ है। गौतम बुद्ध नगर में जिला अस्पताल है कि नहीं? उपकेंद्र कितने खुले हैं? बोले साहब हर 5000 की आबादी पर एक उपकेंद्र। उपकेंद्र भी उपलब्ध। तो वो जो मानक है सरकार के, वो बदलने चाहिए। वो सरकार को जिला विशेष परिस्थिति अनुसार उन मानकों में भी परिवर्तन लाना होगा। विशेष व्यवस्थाएं करनी होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और स्वच्छ भारत अभियान में नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना, क्योंकि यमुना तो अभी विस्तार नहीं हुआ, लेकिन ग्रेट नोएडा में भी सटे हुए हैं। ग्रेट नोएडा का भी बहुत सुंदर था, अब थोड़ा सा रूप उसका बदल गया है, लेकिन नोएडा में कई प्रयोग हो रहे हैं। आपने उनको देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो जो प्रयोग हो रहे हैं उसको लेकर और आने वाले दिनों में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, खासतौर पर नोएडा के लिए और ग्रेट नोएडा के लिए भी? देखिए, जहाँ तक स्वच्छता अभियान की बात है, मैं वर्ष 92 में अभियान नहीं था, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ गया था स्वास्थ्य अधिकारी होने के नाते। जैसे तो मेरा काम ही वहां पर था, सैनिटेशन पे। जी। तब के नोएडा और आज के नोएडा में जमीन आसमान का। जी। तब हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा नहीं खर्च होता था। केवल हम खर्च करते थे तो केवल उन कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करते थे। अगर आपको उस पीरियड का याद हो तो अक्सर लोग ये शिकायत करते थे कि साहब झाड़ू तो लग गए लेकिन कूड़ा नहीं उठा। बिल्कुल। आज सामान्यतः वो शिकायतें होंगी, लेकिन अब वो शिकायतें उस स्तर पर नहीं है। तब तो इसलिए तब सरकार की सोच या प्राधिकरण की सोच केवल यहाँ तक फोकस थी कि झाड़ू लगना चाहिए, और फिर कूड़ा 2 दिन बाद भी उठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उठने की व्यवस्था वैसी थी, तो कूड़ों के ढेर लगे रहते थे। सामान्यतः लोग आके शिकायत करते थे कि साहब कर्मचारी आपका आया, झाड़ू गया, और वो नहीं है। तो आज नोएडा प्राधिकरण ने उसको उठाने की व्यवस्था भी पहले की अपेक्षा बहुत की है। मुझे पता है नहीं कि आपको पता है कि नहीं, नोएडा आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य मतलब जन स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ, जितना पैसा खर्च कर रहा है आपका पड़ोसी गाजियाबाद शायद उसका चौथा हिस्सा भी नहीं खर्च कर रहा, चौथा हिस्सा भी। अच्छा, तो आप देखें ना, जितने बड़े धन खर्च करने के बाद अगर आप अब भी ना अच्छे हो, तो ये तो फिर हमारे लिए शर्म और दुख दोनों की बात। तो डेफिनेटली हम बेहतर तो हुए हैं। अब सफाई और स्वच्छता एक ऐसा तुलनात्मक विषय है कि आप अभी स्टूडियो में बैठे हैं, जब आप सुबह आते हैं तो यहाँ मिट्टी होती है। तो लंदन से आने वाले व्यक्ति आएगा तो कहेगा कितना गंदा है आपका ये, उसकी नजर में ये आपका गंदा है। आपको लगता है कि ये तो हमारी सामान है, डस्ट तो आनी है, जितना बंद स्टूडियो, आपकी नजर में साफ है लेकिन उसकी नजर में गंदा है। जब आप लंदन की सड़कों पे चलते हैं तो उनके फुटपाथ भी बड़े सिमेट्रिकल हैं, उनके जो ग्रीन बेल्ट है उसके बाद वो बड़ी घास फर्स्ट क्लास कटी हुई है। दूर दूर तक आपको कहीं पोस्टर नहीं चिपका हुआ नजर आता कि मिल तो लें, या
फलाने से संपर्क करें, सरदार जी ताले वाले की चाबी, तो उसकी नजर में वो भी एक गंदगी, दीवार पे जो चिपका हुआ है, बुरा लगे वो गंदा, बिल्कुल, तो आपको देखने में तो वो भी बुरा ही लगता है, बिल्कुल, लेकिन हमने उसको सामान्य मान लिया कि भाई ये गंदा नहीं, गंदा मतलब कूड़ा। तो सफाई और कूड़ा ये सब एक तुलनात्मक विषय हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नोएडा ने पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन बजट भी बहुत ह्यूज बढ़ा है, बहुत 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 बड़ा अमाउंट पैसे का खर्च हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर अच्छा पैसा खर्च करके और एक कोई रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है तो वो निश्चित तौर पर। नालों की व्यवस्था नोएडा में मेरा मानना ये है, जो तब भी थी और आज भी भविष्य के ही है। आपके जहां आप घर रहते हैं, आपके पड़ोस में एक बहुत बड़ा नाला बहता है, जी, पता नहीं आज उसकी स्थिति क्या है, मेरे ख्याल से जो स्थिति आज से 3 साल पहले वही है, लगभग वही स्थिति है। बिल्कुल, ये नाले नोएडा के लिए जरूर एक चिंता का विषय है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि प्लानर्स ने कभी भी इनको, मैंने रास्ते में भी आपसे चर्चा कर रहा था कि नोएडा ने बड़े टुकड़ों टुकड़ों में प्लान किया है। अगर नोएडा ने शुरू से, जैसे संभवतः ग्रेटर नोएडा ने किया, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नोएडा ने जितना प्लान किया तो टुकड़ों टुकड़ों में किया। ऐसा करते पहले 12, 22, 14 और 15 ये 3 सेक्टर बसा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर 21, 25, 28, मतलब इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में किया। तो जब आप टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं तो सफाई की व्यवस्था, झाड़ू की व्यवस्था, नालियों से जाने वाले पानी की निकास, ये सब निश्चित तौर पर प्रभावित होते हैं। अगर आपने एक साथ कोई मास्टर प्लान करके बड़े नाले एक साथ शुरू में ही डिजाइन कर लिए होते आज से 50 साल पहले, तो नालों की ये स्थिति नहीं आती, और नालों को ढक भी दिया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज स्थिति है कि अगर आप नाले ढक दें तो आपके पड़ोस वाला नाला तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सचमुच ये शाहदरा ड्रेन भी पूरी ढक जाए, निश्चित तौर पर बगल वाले जो लोग रहते हैं, 15 के लोग रहते हैं या फिल्म सिटी के लोग, उनके लिए वो आईसोर तो है, परेशानी का है, लेकिन इनका ढकना भविष्य में, और खासतौर पर जो शहर के बीच में से नाले निकल रहे हैं 19 में से 27 में से, इनको ढक दिया गया है, जो भविष्य के लिए कभी न कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जो इनको कौन उतरेगा, कौन इनकी सफाई करेगा, इस तरह से नोएडा ने कभी उनको डिजाइन नहीं। क्या इसको पाइपों में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, नालों को, बड़े नालों को? नहीं, मैंने बताया ना, ये सारे नाले उसी हिसाब से प्लान किए जाते। पता नहीं आपने बरसात के दिनों में देखा है कि नहीं देखा, सेक्टर 6 इतने वर्षों, मुझे याद है 92 में आया था और पहले अगस्त में ज्वाइन किया था, तभी बड़ा भारी पानी का सैलाब आया था और पूरा डूब गया था। मुझे दौड़ाया गया था, जल्दी जाओ संदीप पेपर मिल पे पहुंचो, वहां ब्लॉकेट मिलेगा, आपको मिलेगा। तो संदीप पेपर मिल का ब्लॉकेट आज भी जिंदा है। सेक्टर 6 का प्रशासनिक कार्यालय, जहां तक मुझे जानकारी, आज भी हर साल बरसात में उतना ही पानी भर जाता है और उसको निकलने में समय लगता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी योजना में या उसकी प्लानिंग में तो कमी है ही है। नहीं तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस उस समय उतने लो लाइंग एरिया में बनाया गया था, अगर उसको या तो एरिया उठा दिया जाता या उसको कहीं आज की तरह किसी ओवरऑल शिफ्ट किया जाता, तो कम से कम प्रशासनिक दफ्तर हर साल डूबने वाली स्थिति नहीं आती। तो डूबने वाली स्थिति जो है ये नालों की वजह से ही है। उसका पानी की निकासी बहुत आज भी बहुत खराब है और उसके लिए बहुत बहुत मूलभूत, जैसे आप कहें पाइप भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अब आप देखिए ना, इन खुले नालों में आपको टायर भी मिलेंगे। मैंने जब इसकी सफाई कराई थी सेक्टर 2 वाले नाले की, उस जमाने में पहली बार हुई थी, उसके बाद कभी उतनी सघन सफाई नहीं हुई। मुझे याद है कि उस समय का इस अफसर ने हमारे साथ खड़े होकर के उसकी पूरे 27 गोल्फ कोर्स के पीछे खड़े होकर के, बरौला वाला जहाँ पैच बंद होता है वहां करके उन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेली थी। रामास्वामी जी, मुझे अभी भी याद है, हम लोगों ने उस नाले में क्रिकेट खेली थी। आज तो आप खड़े होकर सुन, मतलब इस हद तक हमने उसको साफ करा दिया था। तो अब तो वो संभव भी नहीं है, लेकिन उन्हीं नालों में लोग सारा कूड़ा आज भी फेंक रहे हैं। इसी पर मैं एक और खास तौर पे कहना चाहूंगा कि प्राधिकरण अपनी तरफ से जो कर रहा है। जनता जब तक जागरूक नहीं है, जब तक एक एक व्यक्ति उन जगहों पर रहने वाला, उसके आसपास रहने वाला, जब उसकी चिंता में नहीं आएगा कि हमको साफ रखना है, अपने आप को साफ रखना है, अपने आसपास को साफ रखना है, तब तक सफाई की व्यवस्था ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप पर हमेशा चलती है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना निश्चित समय पर अपना कूड़ा एक निश्चित स्थान पर डाल दें। उसके बाद प्राधिकरण को दोष दें तो ठीक है, लेकिन अगर आप चलते हुए थूक भी रहे हैं, अगर आप आज देखिए ना, थूक पर भी पेनल्टी लगने लगी है, करने में पेनल्टी लगी हमारे जमाने में तो। और लेकिन आज भी आपको लगता है कि थूकने पर हर जगह आपको पानी की पीक आपको मिल जाएंगी, प्राधिकरण के दफ्तर के अगल बगल में मिल जाएंगे, वो जिला अधिकारी जी के दफ्तर के बाहर आप पहुंच जाइए, वहां दुनिया। तो इसका मतलब लोग भय भी चाहिए, लेकिन उसमें जागरूकता उस व्यक्ति खुद चिंता करनी चाहिए कि जैसे ही वो थूकने जाए उसको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये हमारे नोएडा को गंदा कर रहा है, दफ्तर को गंदा कर रहा है। तो अगर जन जागरूकता नहीं होगी तो इसमें रोज यही लगा रहेगा कि क्या साफ हुआ कि नहीं हुआ, ये चिंता का विषय बना रहेगा। इसलिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो ये थे डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जिन्होंने
बाकायदा पूरा नोएडा, ग्रेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा है उन पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा की, कुछ सुझाव भी दिए, कुछ समस्याओं पे उन्होंने बारीकी से विश्लेषण भी किया है। और यह गौतम बुद्ध नगर जिले में खास तौर पर जब कोरोना काल चल रहा है उस दौर में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था रही है, सुविधाएं रही हैं, उन पर भी पूरा फोकस उन्होंने किया। और आने वाले दिनों में उन्होंने संकेत दिया कि जैसे ग्रेट नोएडा वेस्ट बढ़ रहा है या जो आबादी जिन जिन एरिया में बढ़ रही है वहां पर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जिले के हिसाब से जो स्पेशलाइज है उसके हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए, ना कि एक मानक के हिसाब से। अब चूंकि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर यूपी का शो विंडो है तो वहां पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से हैं, जबकि वहां आबादी शहरी हिसाब से डेवलप हो रही है। तो उनको शहरी क्षेत्र से डेवलप करना चाहिए और वहां बड़े बड़े 100, 150, 200 बेड तक के सरकारी हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी हो, सारी सुविधाएं हो, इस तरह के खुलने चाहिए, चाहे वो ग्रेट नोएडा वेस्ट हो, चाहे वो दादरी का इलाका हो। जब हम रेवेन्यू दे रहे हैं तो हमें ये सुविधा भी मिलनी चाहिए। एक और दिलचस्प बात आप लोगों को साथ में शेयर करना चाहूंगा कि डॉक्टर अशोक मिश्रा जी ने 1971 में गाजियाबाद जिला 12वीं में टॉप किया था। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ये एक बड़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ इन्होंने शेयर की और इस तरीके से जो अलग अलग विषयों पर हम स्टूडियो में चर्चा करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो 91.2 FM नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।